एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फेडरलिज्म चैप्टर थ्रू दिस पीपीटी एंड इट इज़ अ वन शॉट रिवीजन फॉर यू ऑल ऑफ क्लास 10th स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम आ जाते हैं फेडरलिज्म चैप्टर पे। पहला चैप्टर था पावर शेयरिंग, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, आप लोग जाकर वीडियो देख सकते हैं। और फेडरलिज्म के शॉर्ट नोट्स भी अपलोड हो जाएंगे शॉर्ट्स वाले सेक्शन पे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद फेडरलिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म? फेडरलिज्म क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। नाउ फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर जो है डिवाइडेड होती है सेंट्रल अथॉरिटी में और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूनिट्स में। ठीक है, अब क्या होता है, पावर एक दो चीज़ों में डिवाइडेड है यहाँ पे, सेंट्रल अथॉरिटी में और काफ़ी सारी यूनिट्स में उसको डिवाइड किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं। इसी सिस्टम को हम फेडरलिज्म बोलते हैं। अब लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन फेडरेशन, फेडरेशन के अंदर कितनी टाइप्स ऑफ लेवल्स होती हैं? ठीक है, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन फेडरेशन। यूजुअली अ फेडरेशन हैज़ टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, फेडरेशन के पास दो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। अब वो दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को जान लेते हैं। गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, एक होती है पूरी कंट्री के लिए गवर्नमेंट, ठीक है, इज़ यूजुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि जो नेशन से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं वो कहाँ जाते हैं, वो इस पे जाते हैं, एंटायर कंट्री की गवर्नमेंट में जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स, यानी कि एक होती है स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, वो आपको भी पता है, जो कि डेट टू लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर स्टेट के अंदर होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो कौन कवर करता है? स्टेट वाली। तो दो हो गई, एक तो हमारी पूरी कंट्री की जो होती है और दूसरा जो स्टेट्स में डिवाइडेड होती है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के क्या क्या फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ करते हैं अपनी कंट्री में। नाउ इसके की फीचर्स को याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी क्वेश्चन आंसर्स में आ जाता है एग्जाम्स में। नाउ देयर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, काफ़ी सारे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, दो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं यूजुअली, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी सारे टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्न करते हैं सिटीजन्स, बट ईच टायर हैज़ इट्स ओन jurisdiction in specific matters of legislature, taxation and administration। अब सबके टायर्स ऑफ गवर्नमेंट के अपने अपने रूल्स होते हैं। ठीक है जी, तो सबके jurisdictions यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस सबको पहले से स्पेसिफाई कर दिए जाते हैं। जो jurisdictions होते हैं रेस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के स्पेसिफाई कर दिए जाते हैं, किसके थ्रू? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, भाई साहब, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। सो द एग्जिस्टेंस एंड ये सारे जो jurisdictions होते हैं पहले से ही स्पेसिफाई कर दिए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। ठीक है, इसकी जो एग्जिस्टेंस होती है और अथॉरिटी होती है हर एक टायर की, वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू गारंटी दी जाती है। भाई तुमको ये, तुम्हें गारंटी है, तुम्हें कोई इससे हटा नहीं सकता। ठीक है, ये टायर्स ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो jurisdictions मिलते हैं उसकी बात की जा रही है। ठीक है, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अनइलिटरेटली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि फेडरेशन के अंदर दो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं और अगर एक चाहे रूल्स में चेंजेस लाने का तो ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी। क्यों? दोनों लेवल्स भाई इक्वली ट्रीटेड है, तो दोनों को ही, अगर दोनों ही कहेंगे, दोनों का कंसेंट होगा उसको चेंज करने का, बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वो चाहती हैं चेंज करना, तो हाँ चेंज हो सकती हैं चीज़ें। ठीक है, लेकिन अकेले नहीं होगा। तो हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए कि दो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट या फिर उससे ज़्यादा भी होती है और हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट को जुरिस्डिक्शंस प्रोवाइडेड होते हैं और हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, सेम जुरिस्डिक्शन, सिटीजन्स जो है रूल्स होते हैं लेकिन डिवाइडेड होती है उसकी पावर। जुरिस्डिक्शंस जो होते हैं वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू गारंटीड होती है और हमने पढ़ा कि फंडामेंटल प्रोविजंस जो हैं चेंज किए जा सकते हैं ओनली बाय दी टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के कंसेंट के थ्रू, एक लेवल नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं कि कोर्ट्स के पास ये पावर है कि वो इंटरप्रेट कर सकती हैं कॉन्स्टिट्यूशन को और पावर्स ऑफ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को भी वो क्या कर सकती हैं, चेंजेस ला सकती हैं। कोर्ट्स, ओनली कोर्ट्स, हाईएस्ट कोर्ट जिसको हम सुप्रीम कोर्ट या फिर अंपायर कोर्ट, अपेक्स कोर्ट बोलते हैं, वो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में हेल्प करती है।
ठीक है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि रेवेन्यू भी पहले से डिसाइडेड होता है कि तुम्हें इस स्टेट को इतना पैसा मिलेगा, इस स्टेट को इतना पैसा मिलेगा, मतलब हर किसी को अलग अलग चीज़ों को स्पेसिफाई पहले से ही कर देती है कौन, कोर्ट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। इसके बाद है कि फेडरेशन सिस्टम जो है 2 वाले ऑब्जेक्ट्स से कंटेन करती है। कौन से 2 वाले ऑब्जेक्ट्स कंटेन करती है, यानी कि टू सेफगार्ड द डाइवर्सिटी, द प्रमोट एंड यूनिटी ऑफ द गवर्नमेंट। प्रमोट करना यूनिटी ऑफ गवर्नमेंट को, यानी कि ये जो पीछे इमेज बन रही है ये प्रमोट कौन करता है, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म आपको क्या प्रोवाइड करेगी, आपको एक सेफ्टी प्रोवाइड करेगी, आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता, प्रमोट करेगी कि भाई यूनिटी है इस कंट्री में तो यूनिटी से रहो। और वाइल एट द सेम टाइम वो क्या करती है, रीजनल डाइवर्सिटी को भी लेकर आपके साथ चलती है। तो ये 2 वाले ऑब्जेक्टिव से काम करती है। ठीक है। इसके बाद देयरफॉर इसके 2 एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल पे एग्री होनी चाहिए कुछ रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग से, उनका ट्रस्ट होना चाहिए। ईच वुड अबाइड बाई इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट एंड आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट्स। अब ये भी पूछा जा सकता है कि आइडियल फेडरलिज्म में क्या 2 एस्पेक्ट्स होने चाहिए। भाई एक होना चाहिए म्यूचुअल ट्रस्ट, यानी कि जो रूल कर रहा है और सिटीजन्स के बीच में एक ट्रस्ट होना चाहिए जो कभी नहीं टूटना चाहिए। अगर सिटीजन्स कुछ अच्छा चाहते हैं तो वहाँ से गवर्नमेंट को भी रेस्पॉन्स उस पर करना चाहिए। ठीक है। यही हो जाता है एक एग्रीमेंट, वो क्या कहते हैं, एस्पेक्ट एक किसका, आइडियल फेडरलिज्म सिस्टम का। एक होता है एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। भाई हमने तुम्हें वोट दिया है, तुम हमारे लिए कुछ अच्छा करोगे, तो फिर हम क्या करेंगे, ये एक एग्रीमेंट हो गया कि हम साथ साथ रहेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ फेडरेशंस, कितने तरीके के फेडरेशंस होते हैं। ठीक है। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है और एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है। कमिंग टुगेदर का मतलब होता है यानी कि काफ़ी सारी छोटी छोटी यूनिट्स आकर मिलकर एक जो है इन्वॉल्व हो रही हैं। इट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, यानी कि बड़ी सी यूनिट बनाने के लिए तैयार कौन है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। यानी कि काफ़ी सारी छोटी छोटी स्टेट्स मिलके एक कमिंग टुगेदर एक बिगर यूनिट बनाती हैं, सो दैट पूलिंग सोवेरेनिटी जो है, यूनिटी है, आइडेंटिटी है, वो इंक्रीज़ हो जाए और सिक्योरिटी को भी वो अपनी इंक्रीज़ कर लेते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा जो बन रहा है ना गवर्नमेंट में, लीड करने वाला है गवर्नमेंट में, उसका फ़ायदा बहुत होता है, क्योंकि उसको ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती है कंट्री की, एंड पावर उसके हाथ में रहती है। ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया एंड ऑस्ट्रेलिया हो गया। होल्डिंग टुगेदर, यानी कि होल्डिंग टुगेदर का मतलब है ये एक इट इज़ वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड करती है कि अपनी पावर को वो डिवाइड करेगी, शेयर करेगी कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स में एंड नेशनल गवर्नमेंट में। इसका एग्जाम्पल है इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। नेक्स्ट है 3 लिस्ट होती हैं। अब इसमें एक वो हो जाता है, इसमें एक और आंसर हम इंक्लूड कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन बनता है कि किस तरीके से इंडिया एक फेडरल कंट्री है, एक फेडरल कंट्री है, तो इसमें ये पूरा पोर्शन आपका आंसर में जाएगा। ठीक है। उस आंसर में भी आप 3 लिस्ट को लिख सकते हैं। कौन कौन सी है, यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है एंड कॉनकरेंट लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट वो होती है जिसमें नेशनल गवर्नमेंट का रोल रहे, वो आइडिया प्रोवाइड करने में नेशनल गवर्नमेंट उसका साथ देती है, यानी कि इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग्स, कम्युनिकेशंस एंड करेंसी। और स्टेट लिस्ट कौन सी होती है, जो कंटेन करें सब्जेक्ट्स जो कि स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस को सपोर्ट करते हो, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। अब ये सारी चीज़ें आपके स्टेट में पाई जाएंगी, पर्टिकुलर स्टेट का पर्टिकुलर इरिगेशन होगा, ना कि दूसरे स्टेट से जाके हम इरिगेट करेंगे चीज़ों को। ठीक है। तो ये स्टेट का रोल रहेगा इसमें, इसलिए ये हाँ स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो रूल करती है। ठीक है जी। कॉनकरेंट लिस्ट में क्या रहता है, दोनों लोग मिलके करते हैं। ये इंक्लूड्स वो सब्जेक्ट्स करती है जो कि यूनियन गवर्नमेंट का, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट भी डिसीजन लेती है, स्टेट गवर्नमेंट भी डिसीजन लेती है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन अराइज होता है, अगर कि एक डिसीजन है जिसमें यूनियन गवर्नमेंट नहीं मान रही है और स्टेट गवर्नमेंट कह रही है होना चाहिए, तो किसकी मानी जाएगी, यूनियन गवर्नमेंट की मानी जाएगी, क्योंकि भाई वो बड़ी गवर्नमेंट है इसलिए। ठीक है। जैसे कि एजुकेशन इसका एग्जाम्पल हो गया, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। अब इन तीनों लिस्ट में नहीं आते हैं एक और चीज़, यहाँ पे इसमें एक चीज़ नहीं आती है तीनों लिस्ट में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या फिर कंप्यूटर चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, उनको हम रेसिड्यूअरी लिस्ट बोलते हैं, रेसिड्यूअरी। ठीक है।
उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं इन तीनों लिस्ट में, ठीक है। बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड अ मेजर टास्क फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया। इंडिया में पॉलिटिक्स चलाने के लिए, तो इंडिया में डेमोक्रेसी चलाने के लिए पहली लिंग्विस्टिक स्टेट बनाई जाती थी, यानी कि लैंग्वेज एंड रिलीजन बेस्ड स्टेट्स बनाई गई। दिस वॉज डन टू एंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। अब जैसे कि इंडिया में काफ़ी सारी स्टेट्स ऐसी हैं जो लैंग्वेज बेस्ड हैं, हम पता लगा लेते हैं, स्टेट का नाम बोलते हैं कि अच्छा वहाँ पे ये लैंग्वेज बोली जाती है। तो इंडिया में लिंग्विस्टिक स्टेट्स में डिवाइड किया गया है स्टेट्स को, ठीक है। जैसे गुजरात है, वेस्ट बंगाल है एंड बिहार है। सम स्टेट्स वो क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कुछ स्टेट्स थी जो लैंग्वेज के बेस पे नहीं क्या करती थी, क्रिएट होती थी, बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी। These include states like नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। नाउ लैंग्वेज पॉलिसी जो थी वो क्या थी, एक सेकंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन आया था, वहाँ पे आपकी वहाँ पे अब ये सेकंड टेस्ट था इंडिया की फेडरेशन के अंदर कि लैंग्वेज पॉलिसी लेके आते हैं। चलो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी को भी नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं देता है, ठीक है, टू एनी वन लैंग्वेज। हिंदी बस एक ऑफिशियल लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करती है, बट इट इज़ आवर मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस के 40% लोग ही क्या है, मदर टंग उनकी हिंदी है, तो उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर किया जाता है बस। इसलिए नेशनल लैंग्वेज हमारी इंडिया की कोई नहीं है। द सेंट्रल गवर्नमेंट सेट टू कंटिन्यू द यूज़ ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विथ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। ऑफिशियल पर्पसेस के लिए हम हिंदी के साथ एज वेल एज किसका यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, ओके। नाउ सेंटर स्टेट रिलेशंस, सेंटर के स्टेट के साथ कैसे रिलेशंस है। द रिस्ट्रक्टिंग द सेंटर स्टेट रिलेशंस इज वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैड बीन strengthened in practice. All this changed significantly after 1990. This period saw that rise of regional political parties in many states of the country. This was the beginning of the era of coalition government. कॉलेजन गवर्नमेंट क्या होता है, एक गवर्नमेंट जहाँ पे मेजॉरिटी नहीं आ पाती है और जो दो गवर्नमेंट हैं, दो लोग हैं वो मिलके, क्या दो पार्टीज हैं वो मिलके एक गठबंधन की सरकार बनाते हैं जिसको कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं। थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट नया इजाद हुआ था, तो वो क्या था, फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट। अब इंडिया में ज़रूरत क्यों पड़ी लोकल गवर्नमेंट की वो भी हम देखेंगे। बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड इट इज़ कॉल्ड द लोकल गवर्नमेंट। स्टेट पहले आती है सेंटर, फिर स्टेट, फिर लोकल। लोकल गवर्नमेंट थर्ड टायर था जिसको जो कि बेस्ड था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो 1992 में आई थी। अर्बन गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटी, रूरल गवर्नमेंट, पंचायती राज गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन को कौन अमेंड कर सकता था, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ, अब अमेंड क्या किया गया था उसके अंदर, डिसेंट्रलाइजेशन एक्ट लाया गया था वो ऑफ गवर्नमेंट मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। Seats are reserved in the elected bodies and the executive heads of these institutions for SCs, STs and OBCs. इसमें क्या हुआ, रिजर्वेशंस दे दिए गए विमेन को, 1/3 रिजर्वेशंस दे दिए गए इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस जिसको स्टेट इलेक्शन कमीशन बोला गया, उसको क्रिएट किया गया जिससे इलेक्शन कहाँ के हो सकें, पंचायत के हो सकें और म्यूनिसिपल इलेक्शंस हो सकें, इस वजह से स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया। रूरल लोकल गवर्नमेंट क्या थी, अब रूरल लोकल गवर्नमेंट एक पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज थी। दिस इज अ काउंसिल ऑफ कंसिस्टिंग सेवरल वार्ड मेंबर्स जिसको हम क्या बोलते हैं, पंच, और एक प्रेसिडेंट होता था जिसको हम सरपंच बोलते हैं। ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होती थी पूरे विलेज के लिए, और काफ़ी सारे ग्राम पंचायत मिला के बनाए जाते थे, टुगेदर फॉर्म करते थे पंचायत समिति या फिर ब्लॉक मंडल, और ब्लॉक मंडल या फिर पंचायत समिति से बनता है ज़िला परिषद। उसके बाद अर्बन लोकल गवर्नमेंट में कैसे पावर चलती थी, देयर आर 2 लोकल गवर्नमेंट्स इन अर्बन एरियाज़ में। म्यूनिसिपैलिटीज़ जो कि कहाँ चलती है, स्मॉल टाउन्स में चलती है, टाउन्स में सेटअप की जाती है, कंट्रोल करते हैं इलेक्टेड बॉडीज़ कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इसका हेड होता है, म्यूनिसिपैलिटी हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटी का कौन होता है, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस बड़ी बड़ी सिटीज़ में चलती हैं जो कि कंट्रोल करती हैं एक पीपल के रिप्रेजेंटेटिव को, और इसका जो रूल करने वाला हेड होता है वो मेयर होता है। हमारा पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन विद इन 14 और 15 मिनट्स यहाँ पे ये पूरा हो जाता है, और हम अब लोग
अब हम लोग इस चैप्टर को तो कवर कर चुके हैं, साथ ही और भी काफ़ी सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब इट, बाय बाय।